नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी कायम है, लेकिन मुज़ाकरात अब भी ताअत्तुल का शिकार है। इस दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान, ओमान और फिर पाकिस्तान और उसके बाद रूस का दौरा यह ज़ाहिर करता है कि ईरान मुज़ाकरात का अमल शुरू कर सकता है, क्योंकि ये तीनों मुल्क ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान पहले ही ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहा है, तो ओमान माजी में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में यही किरदार अदा कर चुका है, जबकि रूस ईरान का करीबी इत्तेहादी है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के ये हंगामी दौरे मामूल की सिफारतकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे अमल का हिस्सा महसूस होते हैं जिसका हर लम्हा कीमती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस दौरान यह बयान कि ईरान चाहे तो हमें फोन कर ले, यह बज़ाहिर एक सादा सा जुमला है, लेकिन यह अमेरिकी नफ्सियात जाहिर करता है कि अमेरिकी सदर इस पूरे अमल के हवाले से लापरवाही का तासुर देते हुए दिखाई देते हैं, जिसका सादा सा मतलब यह है कि अमेरिका अब भी मुज़ाकराती अमल पर नफ्सियाती दबाव बरकरार रखे हुए है। गुज़श्ता 48 घंटों में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के 2 मरतबा पाकिस्तान आने से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस्लामाबाद इस वक्त महज एक सिफारती स्टॉप ओवर नहीं, बल्कि एक फाल राबिताकार और सालिस बन चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकातें की, जिनमें बज़ाहिर इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात ज़ेर बहस आए, लेकिन असल अहमियत उन गैर एलानिया पैगामात की है जो इन मुलाकातों के जरिए मुंतकिल किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान से मॉस्को के लिए रवां हुए, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि ईरान खित्ते में अपने शिराकतदारों को सिर्फ एतमाद में नहीं ले रहा, बल्कि वो इलाकाई मुमालिक की जानिब से ज़मानतें भी चाहता है, ताकि आइंदा अमेरिका और इजराइल उस पर दोबारा हमला करने की जुर्रत न कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रूस में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त अल्फाज में सराहा और कहा कि हालिया अरसे में पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के माबैन सालसी में कलीदी किरदार अदा किया, जिसके बायस इस हवाले से होने वाली पेशरफ्त के मुख्तलिफ मराहिल पर मुशावरत नागुज़ीर हो गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन अमेरिका के तर्ज़ अमल और बढ़ते हुए मुतालिबात ने मुज़ाकराती अमल को एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार कर दिया है। यूं ईरान पाकिस्तान में होने वाली मुशावरत को कामयाब करार दे रहा है, जिसमें न सिर्फ माजी की पेशरफ्तों का जायजा लिया गया, बल्कि मुस्तकबिल के मुमकिना रास्तों पर भी गौर किया गया। इस दौरान हफ्ते के रोज व्हाइट हाउस में एक इशाइये में फायरिंग हुई, जिससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मरकजी खिताब किया था, जबकि उस तकरीब में नायब सदर JD वैंस समेत ट्रंप काबीना के अहम अरकान शामिल थे। सदर ट्रंप ने अपने इब्तदाई बयान में यह कहा कि व्हाइट हाउस में फायरिंग ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक सकेगी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने एक और बयान में कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस हमले का ईरान जंग से कोई ताल्लुक है। सदर ट्रंप पे इससे कबल भी नाकाम कातिलाना हमले हो चुके हैं। फायरिंग का यह हालिया वाकया ये जाहिर करता है कि ट्रंप उस वक्त अपने ही मुल्क में नुमाया तौर पे गैर मकबूल हैं जब वो ईरान से जंग पे हैं। उनकी मकबूलियत की शरह इस वक्त 35% से भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह यह है कि ईरान जंग उनके गले की हड्डी बन चुकी है। इन तमाम तर हालात के बावजूद अमेरिका से सामने आ रहे इशारे इस पूरे सिफारती अमल को मजीद पेचीदा बनाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह इंदिया दिया गया कि अमेरिकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद आ सकते हैं। यूं यह तासुर पैदा हुआ कि शायद बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात का अगला दौर करीब है, लेकिन उस दौरे का अचानक मंसूख होना और सदर ट्रंप के लहजे का सख्त हो जाना और फिर यह कहना कि वो हमें फोन कर सकते हैं, यह जुमला दरअसल एक सिफारती पैगाम से ज्यादा एक नफ्सियाती हरबा है, जिसका मकसद यह जाहिर करना है कि अमेरिका खुद को बाला दस्त पोजीशन में देख रहा है और मुज़ाकरात के लिए पहल करने की जिम्मेदारी ईरान पे डालना चाहता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि तमाम पत्ते हमारे पास हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान अमेरिका की उसी हिकमत अमली को जाहिर करता है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ईरान अब भी आबनाए हरमुज पे असरो रसूख रखता है, जिसके बायस ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक कार्ड मौजूद है जिसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अमेरिका के लिए मुकम्मल दबाव डालना भी आसान नहीं और ईरान के लिए मुकम्मल मज़ाहमत जारी रखना भी मुमकिन नहीं। मुआशी सतह पे ईरान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। अमेरिकी पाबंदियों और समुद्री नाकाबंदी ने उसकी तेल की बरामदात को शदीद मुतासिर किया। तेल की फरोख्त में रुकावट का मतलब सिर्फ माली नुकसान नहीं, बल्कि एक तकनीकी बहरान भी है। अगर तेल निकाला जाता रहा लेकिन उसे बरामद न किया जा सका तो जखीरा करने की सलाहियत महदूद होती है, और अगर कुएं बंद किए गए तो उन्हें दोबारा भरना एक महंगा और पेचीदा अमल होगा।
ट्रंप ने अपने बयानात में उसी नुक्ते को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उन्होंने यह दावा किया कि दबाव के बायस ईरानी तेल का निजाम मफलूज हो सकता है। यह बयान हकीकत से ज्यादा एक इंतबा है जो ईरान को बज़ाहिर फारी फैसला करने पर मजबूर करने के लिए दिया गया। अमरीकी दबाव का सामना करने के लिए ईरान ने सिफारती रास्ता इख्तियार किया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची खत्ते में शराकतदारों और मुमालिक के दौरे पर तो है ही, बल्कि उन्होंने अपने सऊदी हम मनसब से भी राब्ता किया और दोनों वज़राए खारजा ने ईरान अमरीका जंग के लिए सिफारती हल तलाश करने की जरूरत पर इत्तफाक किया है। इस हिकमत अमली का सादा सा मकसद एक ऐसा कसीर मुल्की फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसमें ईरान तन्हा ना रहे, उसे कुछ सिफारती तहफ़्फ़ुज़ मिले। ओमान इस हवाले से एक अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि वो माजी में भी अमरीका और ईरान के दरमियान खुफिया राबितों का जरिया रहा, जबकि रूस की शमूलियत इस अमल को एक बड़ी ताकत की हिमायत फराहम कर सकती है। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली है। इब्तदा में पाकिस्तान को सिर्फ एक सहूलतकार के तौर पर देखा जाता था, यानी एक ऐसा मुल्क जो पैगामात की तरसील में मदद फराहम करे, लेकिन हालिया पेशरफ्त से यह वाज़ेह हुआ कि इस्लामाबाद अब सालसी के बाकायदा किरदार में ढला हुआ है। सहूलतकारी और सालसी में बुनियादी फर्क यह है कि सहूलतकार सिर्फ राबिते करवाने तक महदूद होता है, जबकि सालिस खुद भी हल के अमल में शामिल होता है और बाज़ औक़ात तजावीज़ भी पेश करता है। पाकिस्तान के लिए यह एक हसास तवाज़ुन है। एक तरफ उसके अमरीका के साथ ताल्लुकात हैं जो मुआशी और सिफारती लिहाज से अहम है, दूसरी तरफ ईरान के साथ जुग्राफियाई कुर्बत और इलाकाई मफादात हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का इंदिया दिया, लेकिन उसके साथ ही किसी एक फरीक की मुकम्मल हिमायत या जमानत देने से गुरेज किया। यही मोहतात पॉलिसी पाकिस्तान को इस अमल में काबिल कबूल बनाती है। मौजूदा सूरत हाल का सबसे अहम पहलू यह है कि ईरान और अमरीका की जानिब से तमाम तर सख्त बयानात और दबाव के बावजूद दोनों ममालिक जंग की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। इसकी वजह सिर्फ इलाकाई अदम इस्तेहकाम नहीं बल्कि आलमी सतह पर उसके असरात है। खलीज में कशीदगी बढ़ने का मतलब तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी मईशत में अदम इस्तेहकाम और बड़ी ताकतों के दरमियान तनाव में इजाफा है। यही वजह है कि ईरान और अमरीका के दरमियान पसे पर्दा सिफारतकारी अब भी जारी है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। ईरानी वजीर खारजा के हालिया सिफारती दिनों ने यह जरूर वाज़ेह किया है कि ये तमाम सिफारती सरगर्मियां किसी बड़े फैसले की तैयारी है जिसमें पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम है। इन कोशिशों के बायस फारी अमन मुआहिदा भी हो सकता है, एक तरफ तवील मुज़ाकराती अमल का आगाज भी हो सकता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस वक्त ये तमाम सफारती कोशिशें पसे पर्दा हो रही हैं। इस दौरान ये सवाल बार बार पैदा हुआ कि ईरान में इस वक्त फैसले कौन कर रहा है। ये तासुर अगरचे अमरीकी क़यादत की जानिब से बार बार दोहराया गया, जिसके बायस अब यह हकीकत दिखाई देने लगा है। ईरान पर अमरीका और इजराइल के इब्तदाई हमलों के बाद जब ईरान के रहबर आला सैयद अली खामनाई की शहादत की खबर मंजर आम पे आई तो उनके बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई रहबर आला मुंतखब हुए, तो बज़ाहिर यह तासुर दिया गया कि ईरान का ताकत का रिवायती ढांचा बरकरार है। लेकिन मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद उनकी अवामी गैर मौजूदगी ने सवालात खड़े किए। उनकी जानिब से अब तक चंद तहरीरी बयानात जारी किए गए और उन्होंने अवाम से कोई खिताब भी नहीं किया। इत्तलात यह भी है कि वो इब्तदाई हमलों में जख्मी हुए, जबकि एक राय यह है कि वो जख्मी जरूर है लेकिन खत्ते की मौजूदा हालात और सिक्योरिटी खतरात के बायस ही वो मंजर आम पर नहीं आ रहे। कुछ हलकों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि उनकी अदम मौजूदगी के बायस फैसला साजी के अमल में तात्तुल पैदा हो रहा है, क्योंकि ईरान में रहबर का किरदार सिर्फ आईनी नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। वो मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं, पॉलिसी की सम तय करते हैं। अमरीकी सदर उसी खला को अपनी जुबान में क़यादत में तकसीम करार देते हैं। वो इस बयानिए को बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए से ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई कि ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है, और ईरानी क़यादत बारहा ये वाज़ेह कर चुकी कि उनमें कोई तकसीम नहीं। ईरान में इस वक्त सिफारती सतह पर इख्तियार बज़ाहिर हुकूमत के पास है। सदर की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची मुज़ाकरती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी जानिब पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ अमली तौर पे मुज़ाकराती अमल की क़यादत कर रहे हैं। यूं ये कहा जा रहा है कि सिफारती इख्तियार भी मुकम्मल तौर पर एक हाथ में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बाक़िर कालिबाफ इस्लामाबाद में अमरीका से मुज़ाकरात करने वाले ईरानी वफ़द के सरबराह थे, लेकिन अब्बास इराक्ची वज़ीर ख़ारजा हैं और सिफारतकारी उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसमें पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का हर दौरे पर उनके साथ जाना जरूरी नहीं। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का जिक्र हो तो ये वाज़ेह करते चले कि वो एक साबिक फौजी कमांडर और मौजूदा स्पीकर के तौर पर उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जो सियासी और अस्करी दोनों हलकों में असर रखती हैं। वो खुद को मुज्तबा खामनाई की पॉलिसीज का नुमाइंदा करार देते हैं, जिसके बायस अमरीकी माहिरीन ईरानी ताकत के मराकज़ में इख्तलाफात का इशारा करार देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान हो, बाक़िर कालिबाफ हो या अब्बास इराक्ची, वो सब सिफारतकारी को मौका दे रहे हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं
کہ وہ امریکہ کی تمام شرائط کے سامنے سر جھکائیں۔ ایرانی قیادت میں اختلافات کی بات ہو تو ایران جنگ پر صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آتی ہیں، جبکہ امریکی فوج میں اکاڑ پچھاڑ بھی ان اختلافات کو نمایاں کرتی ہے۔ یوں امریکہ میں بھی اس وقت اندرونی طور پہ گہری تقسیم پائی جاتی ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ کہ ایران میں اختلافات اس حد تک پہنچ چکے تو ایران کا نظام اب بھی کیوں مکمل ٹوٹ پھوٹ سے بچا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران میں اندرونی سطح پر اب بھی بڑی حد تک ہم آہنگی موجود ہے۔ اس دوران آبنائے ہرمز پوری کشیدگی کے دوران مرکزی حیثیت حاصل کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر کسی ایرانی کشتی کو بارودی سرنگیں بچھاتے دیکھا گیا تو اسے فوراً تباہ کیا جائے گا، یہ بیان محض ایک فوجی ہدایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ سمندر میں بچھائی گئی یہ سرنگیں جنگ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سمندری بارودی سرنگیں بظاہر ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے، مگر ان کی سادگی ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ پانی میں رکھے گئے دھماکہ خیز آلات ہوتے ہیں جو جہازوں، آبدوزوں اور ٹینکرز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد دشمن کو کسی مخصوص علاقے میں داخل ہونے سے روکنا یا اس کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہوتا ہے۔ بحری سرنگوں کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ چین نے 14ویں صدی میں ان کا استعمال کیا، لیکن اس دور کی بارودی سرنگیں آج کے زمانے کی طرح جدید نہیں تھیں۔ جبکہ امریکہ نے اپنی جنگ آزادی کے دوران بارود سے بھرے ڈرم سمندر میں چھوڑ کر اسی تصور کو عملی شکل دی تھی۔ اس کے بعد تقریباً ہر بڑی بحری جنگ میں یہ ہتھیار استعمال ہوتا رہا، چاہے وہ عالمی جنگیں ہوں یا خلیجی تنازعات۔ جدید دور میں ان سرنگوں نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ اب مخصوص اہداف کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ٹینکر، جنگی جہاز یا تجارتی جہاز، ہر ایک کے لیے الگ الگ سگنل ہوتا ہے اور سرنگیں اسی کے مطابق رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا استعمال نہ صرف مؤثر بلکہ نسبتاً کم لاگت میں انتہائی خطرناک بھی ہے۔ امریکی اندازوں کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ہزاروں کی تعداد میں سرنگیں بچھائی جا چکی ہیں۔ تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے ان سرنگوں کو بچھانا نسبتاً آسان ہے اور اس حکمت عملی کے تحت چند ہی گھنٹوں میں ایک اہم سمندری راستہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے اور دشمن کو اس کا مکمل اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اصل مسئلہ ان سرنگوں کو بچھانے میں نہیں بلکہ ہٹانے میں ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو آبنائے ہرمز کو ایک طویل المدتی خطرہ بناتا ہے۔ سمندر میں سرنگیں کسی ایک جگہ نہیں رکتی، کچھ سطح کے قریب تیرتی ہیں، کچھ لنگر سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سمندر کی تہہ میں چھپی ہیں۔ اگر یہ ڈرفٹنگ مائنز ہوں تو لہروں کے ساتھ اپنی جگہ بدل سکتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک بار صاف کیا گیا علاقہ بھی دوبارہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے مائن سویپر سرنگیں ہٹانے کے کام میں مصروف ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ایک نہایت سست اور پیچیدہ عمل ہے۔ مائن سویپنگ میں جہاز خصوصی آلات کے ذریعے سرنگوں کو کاٹ کر سطح پر لاتے اور تباہ کرتے ہیں، جبکہ مائن ہنٹنگ میں روبوٹس اور غوطہ خوروں کی مدد سے ہر سرنگ کو الگ الگ تلاش کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف وقت طلب ہے بلکہ خطرناک بھی، کیونکہ ایک معمولی غلطی پورے آپریشن کو نقصان پہنچائے گی۔ امریکی اداروں کی اپنی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ممکن ہے ایران خود بھی یہ نہ جانتا ہو کہ تمام سرنگیں کہاں بچھائی گئیں۔ جنگی حالات میں جلدی میں بچھائی گئی سرنگوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا مشکل ہے اور بعض اوقات جان بوجھ کر کچھ سرنگوں کو بہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کے لیے خطرہ غیر متوقع رہے۔ یہی غیر یقینی دشمن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یوں ایران نے ایک اہم اسٹریٹجک برتری حاصل کی۔ اس نے ایک محدود جغرافیائی راستے کو ایسے ہتھیار میں بدلا جسے مکمل طور پہ غیر مؤثر بنانا مشکل ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے لیے ایک پیچیدہ چیلنج، وہ اس راستے کو کھلا رکھنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی قدم خطرے سے خالی نہیں۔ یوں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز میں اگر بحران طویل ہوگا تو اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جائیں گے۔